वो अजीब बिहेव कर रही थी और डॉक्टर के पास भी जाना नहीं चाह रही थी। मैं हैरान परेशान सी बस उन्हें देख रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने सोफे पर बैठते हुए कहा, रघु को फोन करके घर बुलाओ, ये रोज रोज का नाटक खत्म कर देती हूँ मैं आज। अभी फोन मत कीजिए, उस शाम में घर आए तब बात कर लेना। मैंने कहा, नहीं तुम उसे अभी फोन करो। उन्होंने गुस्से से कहा तो मैंने राघव का नंबर डायल करके उन्हें दे दिया। उन्होंने रघु से सीधी बात कहने के बजाय गलत और झूठी बातें कही और घर आने को कहा। उनके ऐसे बिहेव से मैं और ज्यादा परेशान हो गई। मैंने उन्हें अपना समझकर सब बताया और उन्होंने मुझ पर ही गलत इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। राघव से बात करने के बाद उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को फोन लगाया और फोन पर ही रोना धोना करने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रही है। कुछ देर बाद राघव का फोन आया और वह मुझे उल्टा सीधा बोलने लगा। मैंने जब उसे समझाने की कोशिश की तो उसने मुझे एक बहुत ही गंदी गाली दी और फोन काट दिया। उसके बाद दीदी से लेकर बड़े भैया तक ने फोन पर न फोन किए और मुझे ही उल्टा सीधा कहा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उससे पहले मम्मी उन सबको मेरे बारे में गलत बातें बोल चुकी थी। जिस तकलीफ से मैं निकलने का सोच रही थी, उस तकलीफ में मैंने खुद को और ज्यादा फंसा लिया। भैया के धमकाने पर राघव घर चला आया। वह आकर हॉल में बैठा और भैया को फोन करके कहा, आपको घर आने की जरूरत नहीं है, घर का मामला है, हमने सब शॉर्ट आउट कर लिया है। राघव ने उनसे झूठ बोला था और वह फिर हॉल में अपनी मम्मी के साथ आ बैठा। राघव की मम्मी ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझसे आकर जमीन पर बैठने को कहा और फिर जितना गलत वो बोल सकती थी उन्होंने कहा। मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए, ऐसी बातें कही जिनसे उनकी घटिया सोच साफ झलक रही थी, जिन्हें शायद मैं कभी लिख भी ना पाऊं। उन्होंने मुझे अपनी बात बोलने का मौका तक नहीं दिया और आखिर में मैं अपने फैसले मुझ पर थोप दिए। हाँ, वो जो हो रहा था वो गलत हो रहा था, लेकिन मैं उसका विरोध नहीं कर पाई, बस आंसू बहाती रही। इसे समझा दे, अगर इसने ये सब दोबारा किया तो घर का माहौल खराब किया तो इस बार मैं सच में इसका बोरिया बिस्तर उठाकर बाहर फेंक दूंगा, राघव ने नफरत भरे स्वर में कहा। मैं कमजोर पड़ चुकी थी। मेरे पास अब अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मेरे पास वो शब्द नहीं थी जिनसे मैं अपना दर्द बयां कर पाऊं। मैं एक मुजरिम की भांति उनके सामने बैठी थी और फिर राघव की मम्मी ने कहा, उठो और जाकर खाना बनाओ। मैं उठी और किचन की तरफ चली आई। कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। मैं पहले से ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें ना कह सकूं। खाना बनाकर अपने ऊपर कमरे में आई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आकर बिस्तर के पास नीचे जमीन पर ही बैठ गई और कुछ देर पहले जो हुआ उसके बारे में सोचने लगी। मैं सोचती रही कि आखिर मेरी गलती क्या थी। क्या मैंने उन्हें सच बताकर गलत किया? मुझ पर झूठे इल्जाम क्यों लगे, जबकि मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। राघव का सच उसकी मम्मी जानती थी, लेकिन फिर भी उसे सही बताकर वो सबके सामने मुझे गलत साबित कर रही थी। राघव की बहनों ने मम्मी की बात सुनकर मुझे ही गलत समझा। कोई नहीं था जिसे मैं सब कह पाती। मैंने महसूस किया कि जब पति पत्नी के रिश्ते में पति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता, तब उस घर का जानवर भी उसको धुतकार देता है। राघव की वजह से या यूं समझ लो कि उसके लिए मैं सबकी नजरों से गिरते जा रही थी। मेरा आत्मसम्मान खो चुका था, मेरा विश्वास खो चुका था, यहाँ तक कि मैं खुद को खो चुकी थी। राघव को अपनी गलतियों का ना एहसास था और ना ही अपने किए पर पछतावा। उसके हिसाब से अब तक जो हुआ वो सब मेरी गलती थी, उसकी नहीं। मैंने आज के बाद राघव की मम्मी से कुछ भी ना बताने का फैसला किया। अपने और राघव के रिश्ते की सच्चाई मेरे सामने थी, मुझे बस उसे स्वीकार करना था। रात भर मैं बस इसी बारे में सोचती रही और अगली सुबह तैयार होकर नीचे चली आई। तबीयत फिर खराब होने लगी, लेकिन मेरी परवाह यहाँ किसे थी। मैंने भी किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं की और अपने कामों में लगी रही। खाना बनाते हुए ध्यान मम्मी पर चला गया। वे हॉल में बैठकर फोन पर किसी से मेरे बारे में झूठी बातें बोले जा रही थी। मैं सब बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन झूठ नहीं।
उन्हें झूठ बोलते देखकर मैंने एकदम से टोक दिया और कहा, झूठ मत बोलिए। हाँ हाँ, इस घर में सच बोलने वाली तो तू ही है। उन्होंने मेरी तरफ गुस्से में देखकर कहा, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। आप क्यों सबको मेरे बारे में झूठ बोलकर मुझे बदनाम कर रही हैं? मुझे पहली बार उन पर गुस्सा आया। मुझे जवाब देते देखकर वो भड़क गई और कहा, तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है क्या? ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। मैं कहूंगी तो मेरा बेटा तुझसे बात करेगा, मैं कहूंगी तो तुझे बाहर लेकर जाएगा, वरना नहीं। इस घर में रहना है तो जैसा मैं रखूंगी वैसे रहना होगा, वरना जा सकती हो अपने माँ बाप के घर। उनकी बात मुझे बहुत बुरी लगी। एक औरत होकर वो दूसरी औरत के लिए ऐसा कैसे बोल सकती थी? औरत होने के साथ साथ वो एक माँ भी थी। तो क्या उन्हें मेरा दर्द और मेरी तकलीफ नहीं दिखी? उनकी बातों में मेरे लिए नफरत साफ झलक रही थी। अब तक राघव मुझे इस घर से निकल जाने की धमकी देता था, आज मम्मी ने भी कह दिया। क्या मैं उस घर की सदस्य नहीं थी? क्या वो घर मेरा नहीं था? वो एकदम से क्यों बदल गए? या फिर वो सब ऐसे ही थे? मैं क्यों उन्हें समझ नहीं पाई? मैंने आगे उनसे कोई बात नहीं की और अपना काम खत्म कर ऊपर कमरे में चली आई। सबने मिलकर मुझे गुनहगार बना दिया। राघव और उसकी मम्मी मेरे साथ इस तरह पेश आएंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं ये सब सोच ही रही थी कि जिया का फोन आ गया। हेलो, मैंने कहा। हेलो दी, कैसी हो? वो मम्मी तुमसे बात करना चाहती है। जिया ने कहा, करवा दो। मैंने बुझे स्वर में कहा, हेलो मृणाल, कैसी हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? मम्मी ने पूछा। मम्मी की आवाज सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मुझे खामोश देखकर उन्होंने कहा, मृणाल क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? इन दिनों तुमसे बात नहीं हो पाई, तुम ठीक तो हो ना? क्या आप मुझसे मिलने यहाँ आ सकती हैं? मैंने लगभग रोते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें, मुझे बताओ। मम्मी ने पूछा। अब तक मैं टूट चुकी थी। मैंने आज पहली बार अपनी मम्मी को सब बता दिया। उन्होंने सुना तो उनका दिल टूट गया। जो भरोसा वो राघव पर करती थी वो भरोसा टूट गया। उन्होंने काफी देर तक मुझसे बात की, मुझे समझाया और कहा कि वो जल्दी ही मुझसे मिलने आएगी। मैंने फोन साइड में रख दिया। मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे मैं अंदर ही अंदर खत्म होते जा रही हूँ। जब कुछ समझ नहीं आता था तब मैं अपने महादेव से बात किया करती थी। मैं बिस्तर से उतरकर नीचे जमीन पर चली आई। मैंने अपने हाथ जोड़े और महादेव को याद करते हुए अपने हाथों को अपने होंठों से लगा लिया और रो पड़ी। मेरे पास अपने दर्द का कोई इलाज नहीं था, मैं बस रो सकती थी। मैं रोते हुए अपने महादेव से कहने लगी, मेरा मान बचा लीजिए महादेव। आपको तो सब पता है ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं कैसा महसूस करती हूँ मैं ये किसी को समझा नहीं सकती। कोई मेरी बात सुनेगा भी नहीं। इस घर में कोई मेरा यकीन नहीं करता, सबको लगता है मैं झूठी हूँ। मैं झूठी नहीं हूँ महादेव, मैंने झूठ नहीं बोला है। आप तो मुझे जानते हैं ना, आप तो हर बच्चे को जानते हैं ना महादेव, आपको तो सब पता है। फिर क्यों सब मुझे इतना दर्द दे रहे हैं? आप कुछ कीजिए ना, आप सब कर सकते हैं, आप सब सही कर सकते हैं। मैं इससे ज्यादा और नहीं सह सकती। मुझे घुटन होती है यहाँ, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है, कोई मुझे नहीं समझता है। मैं किसी से अपना दर्द नहीं बांट सकती। आप तो जानते हैं ना महादेव, यहाँ मेरा कोई नहीं है। आई एम सो सॉरी। कहते कहते मेरा रोना सिसकियों में बदल चुका था। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और फिर मैं बोलते बोलते अचानक से गिर गई। मैं बेसुध हो चुकी थी। होश तब आया जब भाभी ने आकर मेरा कंधा थपथपाया। मैंने देखा कमरे में भाभी थी। उन्हें देखकर मैंने अपना दुपट्टा सही किया और सर ढक लिया। मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। भाभी ने मुझे बिस्तर पर बैठने को कहा। मेरा शरीर अब गिर रहा था। मैंने खुद को साफ किया, कपड़े बदले और बाहर चली आई। भाभी ने मुझसे बैठने को कहा। मैं उनके सामने आ बैठी। उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी के फ़ोन करने की वजह से वो यहाँ आए हैं। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या बात हो गई, मुझे बताओ।
तुम्हारे भैया तो ऊपर आकर तुमसे पूछ नहीं सकते, इसलिए मैं चली आई। वो नीचे है। भाभी की बात सुनकर मुझे राघव की मम्मी याद आ गई। जैसे उन्होंने मुझे समझा, वैसे ही कहीं भाभी भी मुझे गलत न समझ ले, ये सोचकर मैं चुप रही। उन्होंने मुझे चुप देखा तो कहा, देखो मुझे कुछ कुछ बातें पता है, लेकिन पूरी बात नहीं। तुम बताओ क्या बात है? तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मानकर सब कह सकती हो। उनका अपनापन देखकर मैंने उन्हें सब बता दिया। इस बीच न जाने कितनी ही बार मेरी आंखों से आंसू बहे, मुझे याद नहीं। वो मेरी बात सुनती रही और काफी समझाने के बाद कहा, पता नहीं लोगों को अब क्या दिक्कत है, इनके चक्कर में तुम अपना शरीर खराब मत करो। जरा अपनी हालत देखो, कितनी कमजोर हो गई हो। मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, पहले अपनी हेल्थ सुधारो, सब ठीक हो जाएगा। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम आ जाना। भाभी की बातों से थोड़ी हिम्मत मिली और मैं उनके साथ नीचे चली आई। मम्मी गुस्से में थी, भैया हॉल में बैठे थे, इसलिए भाभी मुझे लेकर कमरे में चली आई। उन्होंने मम्मी से कुछ कहना चाहा तो मम्मी ने फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया। भाभी शायद उन्हें अच्छे से जानती थी, इसलिए कहा, मैं उनके साथ इसे लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। थोड़ी देर में राघव आ जाएगा, उसी के साथ चली जाएगी। तुम जाओ तो तुम भी साथ चली जाना, मम्मी ने कहा और मुझे घूरने लगी। भाभी ने मुझे राघव के साथ शाम में घर आने को कहा और भैया के साथ वापस अपने घर चली गई। शाम में राघव आया और मुझे लेकर भाभी के घर चला गया। भाभी गाड़ी में आ बैठी और तीनों हॉस्पिटल चले आए। डॉक्टर ने मुझे 5 दिन बाद बुलाया था, लेकिन बीते दिनों हुई बातों के कारण मैं आज 10 दिन बाद हॉस्पिटल आई थी। डॉक्टर ने आते ही डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरा चेकअप किया और फिर कहा, इस बार फिर मेरा वजन 3 केजी कम था। उन्होंने भाभी से कहा, आप लोग इस पर ध्यान क्यों नहीं देते? पिछले 1.5 महीने में इसका 15 किलो वजन कम हो चुका है। जरा इसकी हालत देखिए, क्या नई दुल्हन ऐसी दिखती है? इनके खाने पीने पर ध्यान दीजिए, ये काफी कमजोर हो चुकी है। इनके लिए मैं कुछ विटामिन और आयरन की दवाएं लिख रही हूँ, इन्हें कंटिन्यू रखना। जी मैं ध्यान रखूंगी, भाभी ने कहा और फाइल लेकर मेरे साथ कैबिन से बाहर चली आई। राघव दवा लेने चला गया और भाभी मेरे बगल में आकर बैठ गई। मैं खामोश बैठी सामने खाली पड़ी बेंच को देखते रही। मुझ में अब कुछ भी सोचने की हिम्मत नहीं बची थी। राघव कब वहां आया पता ही नहीं चला। भाभी की आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। मैं उठी और उनके साथ चल पड़ी। रास्ते में राघव ने भाभी से पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? इसका वजन फिर कम हो गया है, ख्याल रखने को कहा है, भाभी ने कहा। हालांकि उन्हें राघव पर गुस्सा था। अपने खाने पीने का ख्याल तो यही रखेगी, घर में किस चीज की कमी है? राघव ने बेपरवाही से कहा। भाभी जो अब तक शांत बैठी थी एकदम से बोल उठी, खाना पीना ही सब कुछ नहीं होता है। अब क्या दिक्कत है आपको? अब तो शादी भी आपकी पसंद से हुई है, फिर क्यों आराम से नहीं रहते हो? खुद पसंद करके लाए हो ना, इसे अच्छे से रखो। भाभी की बात सुनकर राघव खामोश हो गया। भाभी ने कम शब्दों में ही अपनी बात कह दी जो उसे चुभ गई। वो खामोश बैठा सारी बातें सुनता रहा। मैं जब भी उस शहर की सड़कों को देखती खुद को किसी पिंजरे में कैद महसूस करती। भाभी किसी काम से सोसाइटी से बाहर ही उतर गई। गाड़ी घर की तरफ जाने लगी। मैं अभी भी खिड़की के बाहर देख रही थी कि राघव की आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। तुमने सुना भाभी ने कैसे मुझे टॉन्ट मारा? अब तो खुश हो ना तुम? उन्हें टॉन्ट मारने का मौका आपने दिया है, मैंने नहीं, मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए दार्शनिक अंदाज में कहा। मेरा जवाब सुनकर राघव ने कहा, ऐसे तो हमारी कभी नहीं बनेगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस घर आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर में गाड़ी घर के सामने थी। मैं गाड़ी से उतरकर अंदर चली आई। मैं नीचे ना रुककर सीधा अपने कमरे में आई। मैंने खिड़की में पड़ी बोतल उठाई और दवा लेकर बिस्तर पर लेट गई। दवा का असर था शायद कि मैं सो गई। काफी देर बाद मेरी आंख खुली। नीचे हॉल से राघव की तेज आवाजें आ रही थी। वह शायद फोन पर किसी से बहस कर रहा था। मेरे पूरे बदन में दर्द था और इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर नीचे जा सकूं। मैं वहीं बिस्तर पर लेटे रही और आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद मम्मी की आवाज मेरे कानों में पड़ी, मृणाल, मृणाल, नीचे आओ। रात के 8 बज रहे थे।
मैं जैसे तैसे उठकर नीचे चली आई। जाओ जाकर सबके लिए खाना बनाओ, उन्होंने लगभग ऑर्डर देते हुए कहा। उन्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। मैं किचन की तरफ चली आई। मेरे हाथों में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, ना ही वहां खड़े होने की हिम्मत थी। मैं वापस उनके पास चली आई और कहा, मुझसे खाना नहीं बनेगा, आप बना लीजिए। उन्होंने मेरी बात सुनी और वहां से चली गई। ऊपर अपने कमरे में जाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, इसलिए मैं नीचे ही आकर कमरे में लेट गई। एक बार फिर मेरी आंख लग गई। पापा जिन्हें मेरी परवाह थी वो खामोशी से सब देखते थे। कभी मेरे लिए कुछ बोलते भी तो राघव और उसकी मम्मी उन्हें चुप करवा देते। रात 10 बजे टीवी के शोर से मेरी आंखें खुली। मैं उठी। मैंने घड़ी में वक्त देखा। मुझे खाने के बाद और दवा खानी थी। मैं उठकर कमरे से बाहर आई और किचन एरिया की तरफ चली आई। मम्मी बाहर गैलरी में बर्तन धो रही थी। मुझे भूख लगी थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था। प्लेटफॉर्म पर रखे बर्तन उठाकर देखे, सब खाली थे। फ्रिज खोलकर देखा, वहां भी खाना नहीं था। छबड़े में सिर्फ अखबार था, रोटी नहीं। मैंने मम्मी की तरफ देखकर पूछा, मेरा खाना नहीं बनाया आपने? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बर्तन धोते रही। मैंने इधर उधर देखा। फ्रिज पर हॉट पॉट रखा था। मैंने उसे उठाया और खोलकर देखा तो उसमें सुबह की एक रोटी पड़ी थी। मैंने उसे निकाला और रूखी ही खाने लगी। उसे खाते हुए ही अपने घर की याद आ गई, जब भूख ना होने पर भी मम्मी जबरदस्ती एक रोटी एक्स्ट्रा खिला दिया करती थी। मेरी आंखों से आंसू बहकर प्लेटफॉर्म पर जा गिरे और उस रात मैंने महसूस किया कि भूख जलील करवा देती है। तो ये था साकीनामा भाग 20। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें साकीनामा मेरे साथ।